हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं रश्मि। दोस्तों, अगर हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। इसलिए टू स्टे हेल्दी हमारे साथ आज है मशहूर इंदौर के एंटोमोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी। शर्मा जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। शर्मा जी, आप कितने सालों से इस प्रोफेशन से हैं? मुझे इस प्रोफेशन में 26 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 26 वर्ष से मैं इन वाहक जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला स्तर पे एवं संभाग स्तर पर वर्तमान में मैं ये कार्य कर रहा हूँ। जी, इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियों का आप इलाज करते हैं? बेसिकली जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से जो समस्या है, एक तो मलेरिया की समस्या है, इसके अलावा डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी कुछ वर्षों से प्रदेश में रिपोर्ट हो रही हैं। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए जनमानस में एक संवेदना जागृत करने की जो बात होती है वो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अमले के द्वारा इनकी रोकथाम के जो उपाय किए जाते हैं, इसके साथ साथ जन भागीदारी के माध्यम से जन सामान्य को इन बीमारियों से बचाव के जो तरीके हैं इसके बारे में विशेष रूप से हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। शर्मा जी, आप डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं? निश्चित रूप से डॉक्टर्स को भी देते हैं, क्योंकि जो वेक्टर जनित बीमारियां हैं ये इनका जो फैलाव है ये वाहक जनित बीमारियां से रिलेटेड मुख्य रूप से, जैसे मैंने बताया कि मलेरिया की बीमारी तो बहुत पुरानी है, परंतु डेंगू चिकनगुनिया की जो बीमारी है ये बीमारी भी अभी काफ़ी प्रदेश में 2008 में जैसे मैंने देखा कि करीब 2000 से ज़्यादा केसेस 8-9 में इंदौर में रिपोर्ट हुए थे और काफ़ी पैनिक सिचुएशन इसमें निर्मित होती है। तो इससे बचाव के लिए हम ज़्यादा इसमें प्रयास करते हैं। बेसिकली डॉक्टर्स का जो पार्ट है वो ट्रीटमेंट वाला पार्ट होता है, क्योंकि बीमारी होने के बाद जो मलेरिया जैसी बीमारी का तो हम इलाज कर सकते हैं, परंतु डेंगू चिकनगुनिया की जो बीमारी है एक वायरस के कारण होती है, तो इसका बचाव ही इलाज है। तो इसके बारे में जो क्या क्या सावधानी बरतना है इस पे हम विशेष रूप से डॉक्टर्स के अलावा जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, इसके अलावा NGOs हैं, इसके अलावा जो अन्य विभाग के लोग हैं, जैसे कि वर्तमान में मैंने अभी बताया कि जो ट्राइबल हॉस्टल के जो अधीक्षक हैं उनको भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। बेसिकली ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होते हैं जो आपने नाम लिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होते हैं। तो बहुत से कम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है। डेफिनेटली। तो आप बताएं हमारे दर्शकों को कि वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है एक वाहक जो कि बीमारी का फैलाव करता है। बीमारी के कारण एक तो ये परजीवी होते हैं, जैसे मलेरिया की बीमारी एक परजीवी के कारण होती है जिसको हम प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं, और ये जो आंतरिक परजीवी है इसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही जो पीड़ित व्यक्ति है उसके शरीर में जो रक्तपट्टी बना करके और सूक्ष्मदर्शी से उसकी जांच की जा करके हम देखते हैं कि इसको मलेरिया के परजीवी है या नहीं है। डेंगू चिकनगुनिया की बीमारी एक वायरस के कारण होती है, तो इसके लिए जो वाहक है वो एडिज मच्छर होता है और मलेरिया की बीमारी के लिए एनाफ्लीज मच्छर होता है। तो अगर वाहक को हम ख़त्म कर देंगे तो बीमारियों का ये फैलाव ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो इन मच्छरों की उत्पत्ति ये कहाँ पैदा होते हैं, इनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं और इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं, ये जो पार्ट है, जो प्रिवेंटिव पार्ट है, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की जो वो मंत्र है उसको अपनाते हुए साइंस कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन आज भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मंत्र अपनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? बिल्कुल सही बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये जानना भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है इससे पहले कि इन बीमारियों के लक्षण क्या है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जैसे मलेरिया की बीमारी 1953 से भारत देश में प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इसके बारे में तो लोगों में चेतना है। कैसा भी बुखार पहले गांव में होता था उस समय लोग ये शिकायत करते थे कि साहब गांव में मलेरिया की बीमारी फैल गई है। तो मलेरिया चूँकि काफ़ी पुराना हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसके काफ़ी लोग प्रभावित होते थे, आज भी प्रभावित हो रहे हैं, परंतु इसके लक्षण जो मलेरिया के मुख्य रूप से हैं, एक तो ठंड दे के बुखार आना, इसके साथ में बदन में दर्द होना, सिर दर्द होना, उल्टी की इच्छा होना, फिर पसीने के साथ में बुखार उतरना, इसके अलावा एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आना। तो इस तरह के जो लक्षण देखने को मिलते थे मलेरिया की बीमारी में अधिकांश देखने को मिलते हैं।
अब हम बात करें डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी में, इसमें भी ठंड दे के बुखार आता है। डेंगू की जो बीमारी है इसमें ठंड दे के बुखार आना, बदन में दर्द होना, इसमें एक रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, आँखों के पीछे पलकों में भारीपन होना, स्वेलिंग आना, इसके अलावा शरीर में लाल लाल दाने बनना। तो ये सामान्य डेंगू के बुखार के लक्षणों में देखने को मिलते हैं। परंतु कई बार डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है, आपने सुना होगा हेमरेज होना, हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग होना। तो डेंगू की बीमारी में एक तो ये बदन में दर्द के साथ साथ, आँखों की पलकों में भारीपन के साथ साथ, लाल लाल दाने निकलने के साथ साथ, अगर कोई हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन है, नाक से, मुंह से, मसूड़ों से, इनसे खून निकलना, इसके अलावा बदन पे चकत्ते बड़े बड़े बन जाना ब्लड के, इस टाइप के लक्षण देखने को मिलते हैं। और कई बार इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जो प्लेटलेट्स का जो मुख्य काम है वो हम देखते हैं कि कहीं भी अगर ब्लड शरीर से निकलता है तो उसको कंट्रोल करती है। और एक सामान्य व्यक्ति में जो ब्लड प्लेटलेट्स है, इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, आपने ये बताया मच्छरों के बारे में बताया, उन कैसे पनपते हैं, कैसे हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, अगर कोई गड्ढे दिखना तो उन्हें कैसे भरना चाहिए। बात करें मलेरिया की, क्योंकि अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा बीमारी फैलती है बारिश के दिनों में तो वो है मलेरिया। तो आप हमें मलेरिया के बारे में बताएं, क्या कितने साइकिल्स होती हैं, किस तरह इनका जो स्टेजेस होते हैं लाइफ के, वो कैसे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये जनसामान्य को बताना भी आवश्यक है। ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मलेरिया की बीमारी है, एक विशेष प्रकार के मच्छर जिसको मादा एनाफ्लीज कहते हैं, उसके कारण होती है। और मादा एनाफ्लीज साफ रुके हुए पानी में पनपता है। और मच्छर के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले मच्छर अंडे देता है, अंडे के बाद में इसका लार्वा बनता है। तो अंडे से 24 से 48 घंटे में लार्वा बन जाता है। और लार्वा की जो अवस्था है वो 5 से 6 दिन रहती है। तो 5 से 6 दिन वाला जो चौथी अवस्था का लार्वा है, इसकी 4 अवस्थाएं लार्वा की देखने को मिलती हैं। पहली अवस्था का लार्वा बहुत ही बारीक होता है, दूसरी अवस्था का लार्वा थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, और तीसरी व चौथी अवस्था का लार्वा है वो जनरली लोगों को दिख जाता है। तो एनाफ्लीज मच्छर का लार्वा की पहचान अगर करना है तो जहाँ भी पानी में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कीड़े होते हैं कि जो पानी की सतह पे रेंगते हुए चलते हैं। तो पानी की सतह पे जो समानांतर तैरते हुए जो कीड़े दिखते हैं वो एनाफ्लीज मच्छर के लार्वा होते हैं। तो 5 से 6 दिन लार्वा की अवस्था रहती है। इसके बाद में चौथी अवस्था का लार्वा 24 से 48 घंटे में प्यूपा में बदल जाता है, और प्यूपा 24 से 48 घंटे में मच्छर में बदल जाता है। इस तरह से हम देखें कि मच्छर जब अंडे देता है तो अंडे देने से लेकर के मच्छर बनने में 8 से 10 दिन का समय लगता है। और सबसे ज़्यादा जो समय रहता है इसके जीवन चक्र में वो लार्वा अवस्था का रहता है। इसीलिए लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह हम अपने कंटेनर्स में, मटकों में, कूलर्स में, इसके अलावा टंकियों में जो पानी हमारा जमा होता है, इनको प्रत्येक 7 दिन में एक बार बदलना आवश्यक है। तो एडिज मच्छर और एनाफ्लीज जो दोनों है, डेंगू का और चिकनगुनिया का, इसके अलावा मलेरिया का, दोनों वाहक हमारे कूलर्स में भी पनपते हैं, छत के ऊपर रखी टंकियों में पनपते हैं, जो ज़मीन पे समानांतर जो टंकियां बनी उनमें पनपते हैं। और हमको ये पता नहीं चल पाता है कि मच्छर पनप कहाँ रहे। जनरली लोगों की एक धारणा रहती है, जब भी हम प्रश्न करते हैं तो लोग बोलते हैं कि साहब मच्छर गंदगी में पनपते हैं। एक सामान्य सा प्रश्न रहता है, परंतु ये जानना ज़रूरी है कि मच्छर एनाफ्लीज के और एडीज़ के, ये मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। और ये एडीज वाला मच्छर कंटेनर में पनपता है, परंतु एनाफ्लीज का मच्छर कंटेनर के साथ साथ अन्य जो पानी जमा होता है, साफ पानी ज़मीन पे या हमारे आसपास कहीं भी, उनमें भी पनपता है। जी डॉक्टर शर्मा, ये तो हुई मौसमी बीमारियों की बात। बिल्कुल। बात करें अगर बैलेंस डाइट की, तो लोगों में बहुत कम अवेयरनेस है बैलेंस डाइट के बारे में। अगर मुझे लगता है, जैसे आप डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, अगर लोग बैलेंस डाइट का नॉलेज रखें तो ये बीमारियां भी ना हो। बिल्कुल सही प्रश्न है। जनरली क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो व्यक्ति अगर कमज़ोर होता है, बीमारियां उसको ज़्यादा घेरती हैं। हमने देखा इम्यून सिस्टम कम होता है, क्योंकि एक तो खान पान और जो हमारा रहन सहन है, ये इसमें बहुत ज़्यादा इसका मुख्य कारण है। कि वर्तमान में हम देखते हैं कि जो हमारा जो रूटीन है, ज़्यादातर जो युवाओं का रूटीन है, हम देखते हैं कि देर फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा है। इसके अलावा जो हम देखते थे कि
प्रातःकाल उठ के लोग सुबह सैर सपाटे पे जाते थे। आजकल लोगों में धीरे धीरे जो प्रौढ़ हो चुके हैं या गृहस्थ हैं या गृहस्थ के बाद की जो अवस्थाएं हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे कि मॉर्निंग वॉक पे ये लोग ज़्यादा निकलते हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, इसका दहन सहन हम देखते हैं कि देर रात तक इनको जागना, सुबह देर से उठना, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि ज़्यादातर जो ये बीमारियां हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, इसके अलावा गर्भवती महिलाएं हैं, इनमें बीमारियां ज़्यादा होती हैं। और आपने देखा होगा कि एनीमिक जो खून की कमी है, आजकल के युवाओं में सबसे बड़ी जो कमी है वो खून की कमी, एनीमिया। उसका कारण क्या है कि एक तो अगर सुबह आप उठ के थोड़ा सा नित्य क्रियाओं से निर्भित होके मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको दूध का सेवन कराया जाए, दूध दलिया से नाश्ता कराया जाए बजाय इसके फास्ट फूड जंक फूड के, तो उससे भी हमारी जो सेहत है वो अच्छी बनी रहती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो मुख्य रूप से बीमारियां जो ट्राइबल ब्लॉक है, आदिवासी, अभी जो अक्टूबर नवंबर में इस वर्ष हमने देखा कि इसका फीवर का आउटब्रेक बहुत हुआ है। और ज़्यादातर जो प्रभावित जो पॉपुलेशन हुई है वो ट्राइबल पॉपुलेशन हुई है। और ट्राइबल पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो उनकी आदतें हैं वो इलाज में विश्वास कम करते हैं। झाड़ फूंक में आज भी ये परंपरा, भले ही ये कम हो गई है ये परंपरा, परंतु आज भी जीवित है। दूसरी चीज़ इनमें क्या है कि जो उपचार है, पूरा उपचार एक साथ नहीं लेते। इसमें जो मलेरिया का उपचार है शासन द्वारा, आजकल ये गोलियां आशा कार्यकर्ता गांव-गांव में हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव-गांव में हैं, इनके पास में पूरा मलेरिया का उपचार उपलब्ध रहता है। और अगर मलेरिया की ये लोग अपनी रक्तपट्टी बना के जांच करा लें, जांच की सुविधा जो भी हमने गांव तक उपलब्ध कराई है शासन ने। और इसमें क्या है कि जो खतरनाक फैसिपेरम मलेरिया होता है जिससे कि आदमी की मौत होने की संभावना रहती है, उसकी जांच की सुविधा भी जो प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें भी करा दी। अब केवल लोगों को एक तो इसकी फेथ की बात है कि लोग ये समझें कि आज जो शासन द्वारा जो दवाइयाँ या जो जांच की सुविधा है ये अच्छी क्वालिटी की है और इसमें लोगों का एक तो फेथ जगे और दूसरा उसको लोग पूरा सेवन भी करें दवा का, तो ये बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाती है। तो जहाँ आपने खान पान की बात की है, अगर हम अपना दिनचर्या को में बदलाव कर लें तो निश्चित रूप से हमारी सेहत भी ठीक रहेगी। और जब सेहत ठीक रहेगी तो बीमारियों से लड़ने की जो रेजिस्टेंस पावर है वो भी बढ़ेगी। डॉक्टर शर्मा, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप जाते जाते फिट रहने के लिए एक अपने तरफ से एक फिटनेस फंडा उन्हें ज़रूर दें। मेरा सिर्फ कहना यही है कि जान है तो जहान है। जान है, जान का महत्व समझें कि इस जीवन में अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन में आगे हम कोई भी काम कर पाएंगे। इसलिए जो मौसमी बीमारियां हैं इनसे बचाव के लिए जो तरीके हैं जो मैंने अभी बात बताई है, अगर इसमें आप इन तरीक़ों को अपनाते हैं, ज़्यादातर जो दवाओं के सेवन कम करें, बचाव के तरीके ज़्यादा अपनाएं। इसके अलावा अगर और भी कोई तरीके हम देखें कि मच्छरदानी का भी उपयोग करें सोते समय, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि मच्छर बारहों माह हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि मच्छरों में दवाओं के प्रति हम लगातार ऑल आउट भी उपयोग कर रहे हैं, जेटमेट की कॉयल भी उपयोग कर रहे हैं, इनका जो लगातार कीटनाशकों का भी हम उपयोग कर रहे हैं, इनका असर मच्छरों पे अब कम हो रहा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहे हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा तो आप दूसरों को भी आप प्रेरित कर सकते हैं और दूसरों को प्रेरित करके आप एक स्वस्थ व सुखी भारत के निर्माण की कल्पना कर सकते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी, आप हमारे इस स्टूडियो में आए, हमें इतनी सारी बातें बताई, हमें जानकारियाँ दी, हमारे दर्शकों को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, तो थैंक यू। हमारे साथ है डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी, जिन्होंने छोटी मगर बहुत खास बातें बताई और अगर आप उनका ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर आप स्टे हेल्दी रहेंगे हमेशा। तो अगले एपिसोड में मैं रश्मि आपसे फिर मिलूंगी, फिर मैं एक डॉक्टर के साथ और आपसे हेल्थ टिप्स के लिए बात करूंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।